उधर हल्द्वानी में सरकार के विरोध में कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नोकझोंक हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा का विरोध कर रहे थे। हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया और इसी दौरान उनकी पुलिस के साथ कहासुनी होने लगी। IFBT का काम मरंगा लगाया, रिंग रोड के काम में अड़ंगा लगाया, यहाँ के युवाओं को रोजगार देने की बात करें तो उसमें अड़ंगा लगाया, सड़कों की बात करें तो उनकी बदतर हालत है, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो उनकी बादल हालत है। तो सरकार नाम की इस प्रदेश के अंदर कोई चीज नहीं बची। तो विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक। उधर 1 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, मगर बजट सत्र से पहले ही लगने लगा है गैरसैंण में भी सदन के अंदर गर्माहट रहेगी। पेश एक रिपोर्ट। 1 मार्च से शुरू होने जा रहे बजट सत्र से पहले ही हंगामे के आसार नजर आने लगे। मजबूती से दबाव बनाना पड़ेगा सरकार पर। एक तरफ विपक्ष के नेता सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के ही कुछ विधायक सदन में बागी तेवर अख्तियार कर सकते हैं। क्वेश्चन खुद लगा दिए गए हैं, अगर इसमें समाधान नहीं होगा तो अगली लड़ाई लड़ी जाएगी। बजट सत्र से पहले ही सदन में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। जो बढ़े हुए दाम है ये बहुत बड़ी कष्ट है और हमें जनता की आवाज को मजबूती के साथ वहाँ उठाना पड़ेगा और मजबूती से दबाव बनाना पड़ेगा सरकार पर कि वो बढ़े हुए दामों को वापस ले और पेट्रोल डीजल के जो रोज ही दाम बढ़ रहे हैं इसको भी नियंत्रित करने की कोशिश करें। उधर लोहाघाट से भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल एक बार फिर से जौली जीवित टनकपुर मोटर मार्ग के टेंडर में हुई गड़बड़ी का मामला सदन में उठा सकते हैं। इससे पहले उन्होंने इस मुद्दे को शीतकालीन सत्र के दौरान भी उठाया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और जब पूर्व में सरकार ने इस टेंडर को 3 साल तक निरस्त किया और उस पर ठेकेदार पर कार्रवाई की और उसके बाद पुनः आर्बिट्रेशन के फैसले आने के बाद सरकार ने उस पर अपील नहीं की और 9 महीने तक टेंडर में जब कोई बाधा नहीं थी तो 9 महीने तक टेंडर को उलझाए रखा। तो इससे तो साफ जाहिर है कि विभागीय अधिकारियों ने, विभाग के सचिव ने, विभाग के सभी कर्मचारियों की मिलीभगत थी कि किसी न किसी तरह उसको लाभ मिले। पूरन सिंह फर्त्याल लंबे समय से इस मसले को उठाते आ रहे हैं। सरकार के साथ उनकी नाराजगी की बात भी साफ जाहिर हो चुकी है। हालांकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ऐसी किसी बात से इनकार कर रहे हैं। कोई असंतुष्ट नहीं है, ये खाली उड़ती हुई बातें हैं और मैं समझता हूँ कोई सवाल कोई कुछ करने वाली नहीं। पूरन सिंह फर्त्याल जी बिल्कुल संतुष्ट हैं और वो हमारे साथ हैं। गैरसैंण में 1 मार्च से बजट सत्र शुरू होगा। संख्या बल के हिसाब से विपक्ष भले ही विधानसभा में कमजोर हो, मगर उसके पास ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके गूंज देहरादून तक सुनाई दे सकती है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो महंगाई, बढ़ती महंगाई और तमाम ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में बजट सत्र में। तो वहीं राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने लिपुलेख के रास्ते कैलाश यात्रा को विधिवत रूप से शुरू करने के लिए गुरुवार को केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। बलूनी की मुहिम का भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने भी स्वागत किया है। अच्छी पहल माननीय बलूनी जी सांसद राज्यसभा आपके द्वारा की गई है। अगर ये पहल हमारी कामयाब होती है तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कुमाऊं का जो क्षेत्र है, जिस तरह से अभी पुण्यगिरी एक्सप्रेस 26 तारीख से चलने का प्रोविजन आया है सामने, उससे वहां पर आध्यात्मिक जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ कैलाश मानसरोवर जिस तरह से विदेश मंत्री जी से कल आपकी वार्ता हुई अनिल जी की और साथ ही साथ उन्होंने पिथौरागढ़ की जो नैनी सैनी एयरपोर्ट है उसको चलाने की लिए भी चर्चा की है। तो उससे मुझे लगता है कि अगर ये बातें हमारी सार्थक बहुत जल्दी हो जाती हैं तो निश्चित तौर पर ये सार्थक होंगे।
हल्द्वानी के व्यापारी भी अनिल बलूनी की पहल का स्वागत कर रहे हैं। व्यापारियों का मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो ये न सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों के लिए बड़ी सौगात होगा, साथ ही इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा। लिपुलेख के रास्ते कैलाश यात्रा की पहल और अनिल बलूनी ने इस को लेकर एक मुहिम शुरू की। एस जयशंकर से मुलाकात की और इसको लेकर व्यापारियों ने भी स्वागत किया। पूर्व की भांति अगर लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू होती है तो हल्द्वानी नहीं बरन नैनीताल जिला ही नहीं पूरे उत्तराखंड को इसका लाभ मिलेगा, मैं ये कह सकता हूँ। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कुमाऊं में आय के संसाधन बहुत सीमित हैं और ये यात्राएं ही जो तीर्थ यात्राएं ही ये एक आय के संसाधन स्रोत है। तो लिपुलेख से शुरू होने से भारत में एक तो भारत का भी बहुत गौरव बढ़ेगा, दूसरा कुमाऊं वासियों को आर्थिक लाभ भी होगा। लेक वाला जो मार्ग है कैलाश मानसरोवर का, ये हिंदुओं का तीर्थ स्थल, जो हमारा पौराणिक तीर्थ स्थल माना जाता है कैलाश मानसरोवर, उसकी यात्रा के लिए हमारा प्राचीन मार्ग है और इस मार्ग से ही यात्राएं होती आई हैं। और हमारे जो धार्मिक आस्था के जो भी बिंदु हैं, जो भी चीज़ें, जैसे ओम पर्वत है, जैसे यहाँ पर छोटा कैलाश हैं और कई चीज़ें हैं जो इस मार्ग में पड़ती हैं, वो निसंदेह हमारी आस्था को जोड़ती है। उत्तराखंड में अब पति की पैतृक संपत्ति में महिलाएं भी सह खातेदार होंगी। बुधवार को हुई त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक के दौरान इस पर फैसला लिया गया। पति की पैतृक संपत्ति पर महिला का भी नाम और राजस्व खाते में जोड़ा जाएगा। इससे अब उन्हें आसानी से आर्थिक लाभ और लोन मिल सकेगा। तो महिलाओं को यह बड़ी सौगात मिली है। महिलाएं पति की संपत्ति में सह खातेदार होंगी। त्रिवेंद्र कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगाई। ऐसा कदम है कि जो महिलाएं हमारे राज्य में हैं उनको भूमिधरी के अधिकार मिलेंगे और उससे जो अपने आर्थिक जो प्रयोजन हैं, जैसे भूमि पर कोई ऋण लेना या अन्य जो सुविधाएं हैं वो भी मिलेंगी। तो इससे महिलाओं को स्वावलंबी होने में काफ़ी इसमें सहायता मिलेगी, सहयोग मिलेगा। और चलिए बुलेटिन में बात किसान आंदोलन की। तो कृषि कानून के विरोध में रुड़की में किसान रेलवे ट्रैक पर धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होता है आंदोलन जारी रहेगा। किसान रेल की पटरी पर करीब 1 घंटे तक डटे रहे। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। बिल वापस नहीं ले रही है, किसान अपनी जगह टिका हुआ है। जब तक बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, उसी को लेकर आज ये चक्का जाम था, पूरे देश में चक्का जाम था। अगर सरकार हमारे बिल वापसी नहीं करती तो आंदोलन बहुत बड़े होंगे, पटरियां उखाड़ दी जाएंगी रेल की। वहीं कृषि कानून के खिलाफ रुद्रपुर में किसानों ने टोल प्लाजा पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। गुस्साए किसानों ने टोल गेट को खुलवा दिया, जिससे काफी देर तक टोल से बेरोक-टोक गाड़ियां निकलती रहीं। इसके बाद किसान नेशनल हाईवे पर ही धरने पर बैठ गए। एक तरफ किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, तो वहीं टोल वसूलने का भी विरोध किया जा रहा है। कुंभ की अवधि को सीमित करने के बाद कुंभ नगरी में विरोध के स्वर अब उठने लगे हैं। एक तरफ व्यवसाय से जुड़े लोग कुंभ की अवधि को 1 महीने की करने का विरोध कर रहे हैं, तो साधु संत कुंभ को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। खुद अखाड़ा परिषद में इसे लेकर अलग अलग राय है। बाबा हठ योगी ने तो साफ साफ कह दिया है कि सरकार की मंशा कुंभ कराने की है ही नहीं। साथ ही उन्होंने कुंभ में साधु संतों के लिए टेंट न लगाए जाने पर नाराजगी भी जताई है। भव्य और दिव्य की जहाँ तक बात है तो कोरोना काल में मैं नहीं समझता हूँ कि ये भव्य और दिव्य करा पाएंगे, क्योंकि जिस तरह की स्थिति चल रही है, दिव्य और भव्य कुंभ के लिए समय तो है, लेकिन कोरोना को देखते हुए सरकार बहुत डरी हुई है और उसी के कारण वो घबराहट में कभी क्या निर्णय ले रही है, कभी क्या निर्णय ले रही है, कभी क्या निर्णय ले रही है। वैसे हर जगह, जैसे उज्जैन का है, नासिक का है, इलाहाबाद का कुंभ भी इतनी लंबी अवधि का नहीं होता है, वो भी 1.25 महीने 1.5 महीने का ही होता है।
लेकिन हरिद्वार का कुंभ भी सबसे ज़्यादा 4 महीने की अवधि का रहता था। बैरागी संत को समुचित तरीके से अगर नहीं बसाया गया तो बहुत गलत संदेश जाएगा, क्योंकि हो सकता है लाठीचार्ज हो, उनको रोका जाए और बाकी किया जाए, तो उससे एक समाज में अच्छा संदेश नहीं जाएगा कि सरकार धर्मपरायण सरकार होती हुई और संस्कृति के ऊपर इस तरह से कुठाराघात कर रही है, वो अच्छी बात नहीं है। 24 फरवरी को अखाड़ा परिषद की बैठक हो रही है। अखाड़ा परिषद जो है वो काफ़ी पावरफुल है, अगर वो चाहेगा तो सरकार के साथ बातचीत कर सकता है। तो अखाड़ा परिषद 24 फरवरी को अपनी बैठक कर रहा है। उन्होंने भी कहा है इस चीज़ को लेकर कि हम सरकार से इस विषय में वार्ता करेंगे। तो कुंभ के कम अवधि को लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने भी सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि कुंभ के नाम पर औपचारिकता पूरी की जा रही है। महाकुंभ लग रहा है औपचारिकता कर रहे हैं, कुंभ के रूप में लोगों में की आस्था को ये खत्म कर रहे हैं और औपचारिकता मात्र निभा रहे हैं। इससे भारी रोष संतों साधुओं में तो होगा ही। आम जनता जो सोचते हैं जिंदगी के आखिरी समय में हम कुंभ नहा लें, उनके लिए भी कष्ट हो गया है। हरिद्वार कुंभ की तारीख का ऐलान होते ही मेला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। मेला अधिकारी की तरफ से आदेश है कि कुंभ संपन्न होने तक कोई भी कर्मचारी अधिकारियों की इजाजत के बगैर छुट्टी पर नहीं जाएगा। अगर किसी ने आदेश का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अंतिम चरणों में अभी मेले का काम है, फिनिशिंग वर्क बहुत जगह पे इनफैक्ट हमारा चल रहा है। तो इस दौरान अगर किसी की बहुत आवश्यक नीड अगर छुट्टी की है तो हम इसको बिल्कुल मना नहीं करते हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से मेरे संज्ञान में आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई हमारे कर्मचारी हैं, कोई अधिकारी हैं, वो अगर जा भी रहे हैं तो मैं ये ज़रूर देखूंगा कि उनके बदले कोई जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी उस काम को देखे। हरिद्वार महाकुंभ के दौरान इस बार उत्तराखंड पुलिस कर्मियों को एनएसजी कमांडो की खास ट्रेनिंग देंगे। हालांकि उत्तराखंड पुलिस में कुछ स्पेशल पुलिस कर्मियों को एनएसजी कमांडो पहले भी ट्रेनिंग दे चुके हैं, मगर कुंभ के मद्देनजर इसे नए सिरे से शुरू किया जा रहा है। ये जो कमांडोज की यूनिट टीम यहाँ ऑलरेडी कुंभ के दृष्टिगत यहाँ पर डिप्लॉय है और उनको स्ट्रैटेजिकली जो हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस के आसपास और जहाँ पर एक कमांडिंग पोजीशन है वहाँ ऑलरेडी उनके ड्यूटीज़ और टीम लगी हुई है। लेकिन जो हमारे अपने भी कमांडो जिन्हें कि एनएसजी के द्वारा ही पूर्व में ट्रेनिंग दिया गया है, उनके साथ भी वो रिहर्सल और उनकी जो एक तरह से रिफ्रेशर बीच बीच में करते रहे। 1 अप्रैल से हरिद्वार में कुंभ की शुरुआत होने जा रही है, जिसे लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इसी के मद्देनजर हरिद्वार के भल्ला कॉलेज मैदान में पुलिस लाइन के लिए भूमि पूजन हुआ और कुंभ मेला आईजी संजय गुंजियाल ने पुलिस लाइन के लिए भूमि पूजन किया। इसी पुलिस लाइन से कुंभ में सुरक्षा की जुड़ी गतिविधियां संचालित की जाएंगी। खबर चमोली से, जहां घाट ब्लॉक में सड़क चौड़ाई का काम होना है, साथ ही ये सड़क पर्यटन और इलाके के विकास के लिए भी जरूरी है। सड़क को चौड़ा करने के लिए सरकारें बार बार आश्वासन देती आ रही हैं, मगर सड़क चौड़ी नहीं हो पाई। देखिए रिपोर्ट। चमोली के घाट में ग्रामीणों का यह आंदोलन सड़क को चौड़ी करने के लिए चल रहा है। नाराजगी इस बात को लेकर है कि सरकारों को बार बार आश्वासन के बावजूद सड़क चौड़ी नहीं हो पाई। इस समय चमोली के घाट ब्लॉक मुख्यालय पर हूँ। यहाँ भी एक आंदोलन चल रहा है जिसे 73 से ज्यादा दिन हो चुके हैं और एक मांग है, बहुत बुनियादी मांग है, जो सड़क की मांग है। मुख्यमंत्री ने 2 साल पहले घोषणा की थी कि इस सड़क को चौड़ी कर दिया जाएगा। ये 18 किलोमीटर का टुकड़ा है जो घाट से नंदप्रयाग तक जाता है। ये नंदा देवी राजजात यात्रा का मुख्य मार्ग भी है। 6 मीटर चौड़ी नंदप्रयाग घाट सड़क को 1.5 लेन यानी 9 मीटर चौड़ी करने की मांग हो रही है। ये सड़क कर्णप्रयाग और थराली विधानसभा के 70 से अधिक गांव के करीब 60,000 की आबादी को जोड़ती है। साथ ही घाट ब्लॉक मुख्यालय को बाहरी दुनिया को जोड़ने वाली ये इकलौती सड़क है। प्रदेश के 2 मुख्यमंत्री यहाँ पे आते हैं, इस समूचे विकास खंड को ये कहते हैं कि आपकी जो एकमात्र सड़क जो है नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग, जो 1962 की बनी हुई सड़क है, उस समय की जो ये सड़क थी, उस समय के जो हालात थे, उस हालात को देखते हुए इस सड़क को 6 मीटर की चौड़ाई इस टाइम पे की गई थी। लेकिन समय के अनुसार 60 साल बीतने के बाद आज भी सड़क की स्थिति वही बनी हुई है। जब समय और परिस्थितियां बदल चुकी हैं तो क्षेत्र की कहीं ना कहीं आवश्यकता है, जिसको पिछली सरकारों ने
एक लॉलीपॉप के माध्यम से जो है कि जनता को बार बार गुमराह किया है। और जो डेडलाइन की बात के बड़े भाई अध्यक्ष साहब जी ने जिक्र किया, ये माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के शब्द हैं, जो इन्होंने पुलिस मैदान गोपेश्वर में जनसभा में किए थे, और वहीं से जो है कि घाट के लोगों को ये डेडलाइन शब्द का पता चला है। ग्रामीणों की माने तो 2015 में पूर्व सीएम हरीश रावत ने सड़क को चौड़ा करने और डामरीकरण की घोषणा की थी, मगर उस पर कोई काम नहीं हुआ। इसके बाद 2017 में सत्ता पर काबिज हुई बीजेपी सरकार ने सड़क को 1.5 लेन बनाने की घोषणा की थी, मगर वो घोषणा भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई। 2 विधानसभाओं की सड़क है, थराली और कर्णप्रयाग, और 55 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों के लोग यहाँ से इस सड़क का यूज करते हैं। दुर्घटनाएं होती हैं, जान माल की हानि होती है। इस सड़क का चौड़ा होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये क्षेत्र ही कुछ ऐसा है। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ घाट आंदोलन स्थल से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। जोशीमठ में आई आपदा को लेकर अब पावर प्रोजेक्ट से जुड़ी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। अल्मोड़ा में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने जो लोग आपदा के लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। हमारा ये कहना है कि ये दुर्घटना की मौत नहीं है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है, और इन सब के खिलाफ क्रिमिनल नेग्लिजेंसी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन लोगों की पहचान होनी चाहिए जिन्होंने कहा था कि योजना सुरक्षित है। वहीं एनएसयूआई की तरफ से प्रदेश भर में नौकरी दो या डिग्री वापस लो का कार्यक्रम चलाया जाएगा। एनएसयूआई से जुड़े छात्रों का कहना है कि पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है, इसलिए ऐसी डिग्रियां किस काम की जिससे रोजगार ना मिल पाए। आज एनएसयूआई एनएसयूआई की तरफ से चलाया जाएगा अभियान नौकरी दो या डिग्री वापस लो। अभियान की शुरुआत कर रही है एनएसयूआई। पौड़ी के एक मुर्गी फार्म में 30 मुर्गियों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। मामले की जानकारी के बाद पशु चिकित्सकों ने घटनास्थल का मुआयना किया। पशु चिकित्सा विभाग ने मुर्गियों की मौत की वजह जानने के लिए सैंपल जांच के लिए बरेली लैब में भेज दिए हैं। ये देख लीजिए, मैं मुर्गियों को आपको दिखा रहा हूँ। नुकसान हो गया है। अभी 2 कट्टे और भी सरकार 2-3 कट्टे और भी हैं। सरकार ये चाहती है कि स्वरोजगार करें, और ऐसे में अगर जो इन मुर्गिया पालन का व्यवसाय करते हैं और ऐसा नुकसान होता रहा। वहीं देहरादून हरिद्वार हाईवे पर लच्छीवाला में टोल टैक्स लगाए जाने का विरोध हो रहा है। इसी को लेकर मसूरी समेत देहरादून के टैक्सी यूनियन में आक्रोश है। दरअसल देहरादून हरिद्वार हाईवे पर लच्छीवाला में फ्लाईओवर बनाया गया है और इस पर वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो गई है, मगर फ्लाईओवर से गुजरने वाले वाहनों को टोल टैक्स चुकाना होगा। नेशनल हाईवे प्राधिकरण ने टोल टैक्स की दरें निर्धारित कर दी हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक 18 फरवरी से फ्लाईओवर से गुजरने वाले वाहनों को टोल टैक्स देना होगा। इसके लिए अलग अलग श्रेणी के वाहनों का टोल टैक्स तय किया गया है। इसमें सिंगल यात्रा, आना जाना और मासिक शुल्क तय किया गया है। देहरादून जिले में पंजीकृत कमर्शियल वाहनों का टैक्स अलग से निर्धारित किया गया है। वहीं प्राइवेट वाहनों को हर महीने 275 रुपये देने होंगे। हेलो हेलो